Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 23rd September 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about CBI and Enforcement Directorate acting as caged parrot. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. Ideas discussed here can be useful for ethics paper as well, क्योंकि उसमें भी प्रोफेशनलिज्म, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी टर्म्स दिए हैं जो इस आर्टिकल में जिनको डिस्कस किया गया है. सबसे पहले सीबीआई के बारे में ब्रीफली देख लेते हैं. वैसे तो आप सब जानते होंगे, बेसिक पॉलिटी में आपने पढ़ रखा होगा दैट दिस इंस्टीट्यूशन सीबीआई वाज क्रिएटेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सांथनम कमिटी एंड हुज मेन गोल वाज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन. तो सांथनम कमेटी बनाई गई टू प्रिवेंट करप्शन इन पब्लिक ऑफिसेज मेनली, और फिर सांथनम कमेटी के रिकमेंडेशन पे फिर सीबीआई को बनाया गया. एंड सीबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ए रिजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. इससे ये अब हमें पता चलता है कि सीबीआई हैज़ बीन क्रिएटेड विथ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. इट इज़ नॉट अ स्टैचूटरी बॉडी, यानी कि ये किसी कानून से बनाई हुई बॉडी नहीं है. और कानून से बनाई हुई बॉडी ना होने का मतलब ये है कि इसके अपने इंडिपेंडेंट पावर, जुरिडिक्शंस, फंक्शंस नहीं है. एंड इट इज़ डायरेक्टली सबऑर्डिनेट टू द होम मिनिस्ट्री, क्योंकि इट हैज़ बीन क्रिएटेड एज अ रिजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. लेटर ऑन इट वॉज ट्रांसफर टू मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल. तो मुद्दा ये है, इट इज़ नॉट ए स्टैचूटरी बॉडी. आपको कभी कभार ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि सीबीआई डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट. तो ये देख करके आपको लग सकता है कि इट इज़ ए स्टैचूटरी बॉडी. तो इसको भी ज़रा ध्यान से समझिए. देखिए, ब्रिटिशर्स ने 1946 में दिल्ली के लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक अलग से पुलिस बनाई थी जिसका नाम था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट. और जिसका नाम था, जो पुलिस जो टीम थी उसका नाम था दिल्ली स्पेशल पुलिस, और जिस कानून से बनाया गया था उस कानून का नाम था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946. फिर बाद में सांथनम कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1966 में जब सीबीआई बनाया गया, लगभग 20 साल बाद, तो सीबीआई के लिए कोई नया कानून ना बना करके सीधा सीधा ये लिख दिया गया इस रिजोल्यूशन में, जिस रिजोल्यूशन से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सीबीआई को बनाया है, उस रिजोल्यूशन में ये लिख दिया गया कि जो भी पावर्स थे दिल्ली स्पेशल पुलिस को अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, वो पावर सीबीआई को भी मिलेंगे. तो मुद्दा यह है कि सीबीआई को किसी कानून से नहीं बनाया गया है. हाँ, सीबीआई को जो पावर्स आते हैं वो आते हैं फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट. और कानून से ना बनाए जाने का कारण है कि सीबीआई इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस, प्रोफेशनल या ट्रांसपेरेंट तरीके से काम नहीं कर पा रही है. इट ऑलवेज स्पीक्स द मास्टर्स वॉइस. और मास्टर कौन है? जो सरकार में है. तो सरकार जिस तरीके से चाहती है उस तरीके के केसेस लेते हैं सीबीआई वाले, उस तरीके के जुरिडिक्शन या उस तरीके के वो कन्विक्शंस करवा रहे हैं, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा हुआ है. और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही एक बार विनीत नारायण केस में कहा था कि सीबीआई इज एक्टिंग एज ए केज्ड पैरट एंड स्पीकिंग इट्स मास्टर्स वॉइस. तो हियर विद द टर्म केज्ड पैरट, सुप्रीम कोर्ट वांटेड टू से दैट देयर इज एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ सीबीआई. ये जो आर्टिकल है ये लिखा भी विनीत नारायण नहीं है, और विनीत नारायण केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक केज्ड पैरट कह दिया था. अभी मौजूदा टाइम में सिर्फ सीबीआई ही नहीं, अगली एजेंसी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, उसको भी देखा जा रहा है कि बहुत हद तक वो भारत सरकार के डायरेक्शंस पे काम कर रही है. भारत सरकार के डायरेक्शंस पे काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेटा कोट किए जा रहे हैं. जैसे ये डेटा मैं आपको कोट कर रहा हूँ फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस का जो ये आर्टिकल है, जिससे बताया जा रहा है कि ज़्यादातर अपोजिशन लीडर्स को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है सीबीआई या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का. तो दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग, this is what I am simply producing in front of you, the report or the article that has been published in Indian Express, कि CBI या इन्फोर्समेंट डायरेक्ट ये सरकार के लिए काम कर रही है, ऐसा इस आर्टिकल का कुछ कहना है. तो एक बार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को भी देख लेते हैं. इट वॉज क्रिएटेड इन 1956. इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. मुद्दा ये है कि इसके लिए भी कोई अलग से कानून नहीं है, इसके भी कोई वेल डिफाइंड पावर फंक्शंस या ऑटोनोमस जुरिडिक्शन नहीं है. इकोनॉमिक ऑफेंसेस
यानी इकोनॉमी रिलेटेड जो ऑफेंसेज हैं जैसे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह या फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जैसे नीरव मोदी हो गए या फिर विजय माल्या टाइप लोग हो गए, इस तरह के लोग कहे जाते हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, जो कुछ इकोनॉमिक ऑफेंस करके देश छोड़ करके भाग जाएं। या मनी लॉन्ड्रिंग, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग इज ए प्रोसेस विच इज़ यूज टू हाइड द ब्लैक मनी। तो मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी हो, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस हो या फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत ऑफेंस हो, इन सब सारे ऑफेंसेस को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट देखता है। और ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आप मानिए आता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो जैसे सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। इनकी अपने कोई अलग से कानून नहीं है जिससे इनको पावर या फंक्शंस मिले। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर के एक और बात आप पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखो कि ये वो सारे केसेस लेता है जिसमें जो इकोनॉमिक ऑफेंस है वो 1 करोड़ से ज़्यादा का हो। तो लोकल पुलिस स्टेशन में अगर कोई केस रजिस्टर किया गया इकोनॉमिक ऑफेंस का और वो इकोनॉमिक ऑफेंस 1 करोड़ से ज़्यादा का है, देन द मैटर इज़ फॉरवर्डेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर टू द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब करंट मुद्दा जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, आप देखिए, fearing the caged parrot। 2014 से देयर हैव बीन 4 times इंक्रीज इन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट केसेज अगेंस्ट पॉलिटिशियंस। तो पॉलिटिशियंस के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा केसेज ले रहे हैं सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। प्रॉब्लम की बात यह है कि ज़्यादातर केसेस, इनफैक्ट 95% तक जो केसेज हैं वो अपोजिशन लीडर्स के अगेंस्ट लिए जा रहे हैं। तो जैसे देखिए ड्यूरिंग NDA 2 सेकेंड NDA टर्म के में जितने भी केसेस लिए गए, ज़्यादातर केसेस जो हैं पॉलिटिकल लीडर्स के, वो अपोजिशन लीडर्स के अगेंस्ट ही थे। कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है इस आर्टिकल के हिसाब से कि these agencies are not acting in a professional manner, free, fair and autonomous manner. So integrity, professionalism is getting compromised or questioned. तो इस तरह के जब आर्टिकल आप या आंसर लिख रहे हो तो उसमें कंक्लूजन में आपको लिखना होगा कि फ्री एंड ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लाइक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड सीबीआई इज़ इंट्रिकेबली लिंक्ड विद द फाइट अगेंस्ट करप्शन। अगर ये एजेंसीज इंडिपेंडेंट तरीके से, ऑटोनोमस तरीके से काम नहीं करेंगी तो करप्शन के खिलाफ फाइट में हम कभी जीत नहीं पाएंगे। जो लोग भी सरकार में हैं दे विल नेवर फियर सच एजेंसीज, क्योंकि उनको पता है कि हमारे खिलाफ तो सीबीआई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोई एक्शन लेगा नहीं। एंड दैट इज़ हाउ देर इज़ अ नीड टू हैव सिस्टेमिक फिक्सेस। सिस्टेमिक फिक्सेस में एक इम्पॉर्टेंट काम किया जा सकता है कि इनके पावर फंक्शंस को डिफाइन करते हुए एक अलग से कानून लाया जा सकता है जिसकी मदद से इनको ऑटोनोमी दी जा सकती है। So this could be done in order to address the glitches and that could be systemic fixes. The next article is about Kyrgyzstan-Tajikistan conflict. This article is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो इस आर्टिकल को समझने से पहले एक बार जरा देख लेते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन कौन से हैं। तो 5 देशों को मिलाकर के हम कहते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ये हैं 5 देश, ध्यान से देखिएगा, जितने भी तान से ख़त्म होते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये हैं 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। अभी ये करंट न्यूज़ जो है इन 5 में से 2 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में है। ये आप देखिए किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये देखिए आप किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, उसी के बॉर्डर रीजन से रिलेटेड ये आर्टिकल है। किर्गिस्तान और तजाकिस्तान 2 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। हाल फिलहाल में उनके बीच में वॉर शुरू हो गई है, कन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, जिसमें 100 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं। पिछले बार इसी तरीके का कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था नगर्नो काराबाख रीजन में, आर्मेनिया, अजरबैजान। APSC ने प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया था इस पे, नगर्नो काराबाख रीजन पे। मुझे लगता है इस तरह की चीज़ें वो पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। तो किर्गिस्तान तजाकिस्तान कन्फ्लिक्ट के बारे में ज़रा समझते हैं, आखिर ये कन्फ्लिक्ट इन 2 देशों के बीच में हो क्यों रहा है। तो इस कन्फ्लिक्ट का रूट है सोवियत एरा के टाइम में। सोवियत एरा आपको पता है USSR 1922 में बनाया गया विथ द सोशलिस्ट आइडिया। कोल्ड वॉर के टाइम में इट कन्फ्रंटेड द US ब्लॉक विच मेनली मैनिफेस्टेड द आइडिया ऑफ मार्केट मॉडल। बट 1991 में सोवियत यूनियन या USSR गॉट डिसइंटीग्रेटेड। तो ये जो कंट्रीज थे दे वर मेंबर ऑफ सोवियत यूनियन। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान and Tajikistan were members of Soviet Union. And during Joseph Stalin,
यहाँ पे एक तरीके का कलेक्टिव फार्मिंग शुरू किया गया था। देखिए, सोवियत यूनियन का मतलब ही है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सोवियत यूनियन का मतलब ही है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे दैट वोंट बी ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल, दैट विल बी ओन्ड बाय कलेक्टिव ग्रुप्स। सो ये आपको बात पता होगी, सोवियत यूनियन स्टैंड्स फॉर द इकोनॉमिक अप्रोच ऑफ सोशलिज्म, एंड सोशलिज्म डज नॉट स्टैंड फॉर इंडिविजुअल ओनरशिप, इट फोकसेज ऑन कलेक्टिव ओनरशिप एंड कलेक्टिव वर्क। तो इसी कारण से उस टाइम में तो मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़मीन हुआ करती थी, तो ज़मीनों को इन लोगों ने मिला दिया और ज़मीनों को मिला करके फिर कंबाइंड तरीके से फार्मिंग होने लगी, और ये हो रहा था सोवियत एरा के टाइम में। और भी कई सारी चीज़ें की गई, नेचुरल रिसोर्सेज को जॉइंट तरीके से सबने ओन किया। ऐसा है कि तजाकिस्तान साइड में कई सारी भेड़ बकरियां थी, किर्गिस्तान साइड में बहुत सारा ओपन पास्चर लैंड था, तो एक अग्रीमेंट साइन करा करके यहाँ से भेड़ बकरियों को किर्गिस्तान चराने के लिए भेजे जाने का अग्रीमेंट साइन किया गया। मुद्दा ये है कि आप सबको पता होना चाहिए कि कोल्ड वॉर वाज बेस्ड मेनली ऑन आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस ब्लॉक एंड यूएसएसआर ब्लॉक, एंड यूएस ब्लॉक focused on the economic policy or ideology of market model which believes in individual ownership of factors of production and whose main goal is profit। और उसका ठीक अपोजिट सोशलिस्ट मॉडल जिस पे यूएसएसआर बेस्ड था, इट बिलीव्स इन कलेक्टिव ओनरशिप। कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब ये कि मिल करके खेती करेंगे। उस टाइम में तो मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यही था ना, मिल करके खेती करने से क्या होगा कि जो दो ज़मीन को, एग्रीकल्चर लैंड को बांटने के लिए जो बीच में बंडियाँ लगाई जाती हैं, वो बंडियाँ वाला लैंड वेस्टेज नहीं होगा। उसके अलावा जब मिल करके खेती करेंगे तो इरिगेशन की ज़रूरत कम पड़ेगी, फर्टिलाइज़र की कम ज़रूरत पड़ेगी। इसी को कहते हैं हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। व्हेन वी गो फॉर पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज द इनकम इंक्रीजेज इन एक्सपोनेंशियल मैनर, ये सब आप जानते होंगे, स्केल ऑफ इकोनॉमी इसको कहते हैं। तो लार्जर स्केल पे काम करने की कोशिश की गई, लेकिन अब तो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, और जब डिसइंटीग्रेट हो गया तो अब ये दोनों ही देश बॉर्डर्स को मानने को रेडी नहीं है। दोनों ही बॉर्डर को लेकर के डिस्प्यूट कर रहे हैं। तजाकिस्तान इज़ क्लेमिंग मोर लैंड फ्रॉम किर्गिस्तान एरिया, किर्गिस्तान इज़ क्लेमिंग मोर लैंड फ्रॉम तजाकिस्तान एरिया। स्पेशली यहाँ पे एक रीजन है, आप देखो बाटकेन रीजन, ये तजाकिस्तान के टेरिटरी में है, ऊपर में बाटकेन रीजन। ये बाटकेन रीजन को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है। तो पीटी पर्सपेक्टिव से ये नाम याद रखना, द तजिक टेरिटरी ऑफ बाटकेन रीजन, इट सॉ लाइव स्टॉक इंक्रीज। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे लाइव स्टॉक या पशुओं की, कैटल्स की संख्या बढ़ रही थी, यहाँ पे ग्रासलैंड्स बढ़ रहे थे, तो अग्रीमेंट साइन किया गया। तो यहाँ पे है बाटकेन रीजन जहाँ पे लाइव स्टॉक की संख्या बढ़ रही थी। तो बाटकेन याद रखना, जिसको लेकर के मेनली अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, 100 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो अभी क्लास क्यों हो रहा है ये मैं पूरी तरह से आपको बता चुका हूँ। वाई क्लासेस गोइंग ऑन नाउ, क्योंकि सोवियत यूनियन के टाइम में तो कोई भी अलग तरीके से फार्मिंग या इंडिपेंडेंट फार्मिंग कर नहीं सकता था, सबको कलेक्टिव तरीके से फार्मिंग करना था। लेकिन सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन का क्या मतलब है कि नाउ स्मॉलर इंडिपेंडेंट फार्म्स इमर्ज्ड आउट, और फिर अलग अलग जो वाटर बॉडीज़ को पहले कलेक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे अलग अलग देश फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन, अब सब उस वाटर बॉडी, रिवर्स हो या रिवुलेट्स हो, उसके वाटर शेयरिंग को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं इसको लेकर के। यानी कि इरिगेशन अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग तरीके से करना चाह रहे हैं, अलग वाटर बॉडीज़ में, रिवर्स में ज़्यादा शेयर चाह रहे हैं, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, और इस कारण से स्मॉल स्केल पर वॉर्स तो चलते ही रहते। तो सरल बात यह है कि पहले कलेक्टिव तरीके से काम हो रहा था, अब सब इंडिविजुअल तरीके से करना चाह रहे हैं, इसलिए जो भी रिसोर्सेज हैं इंक्लूडिंग लैंड एंड वाटर बॉडीज उसको लेकर के, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के डिस्प्यूट है। तो पहले तो काम चल ही रहा था, लेकिन अब 1991 के बाद से जब डिसइंटीग्रेशन हो गया, अलग अलग कंट्री ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, इस कारण से कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट तो हो ही रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल में किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच में लार्जर कन्फ्लिक्ट हो गया है, एंड दैट हैज़ लेड टू डेथ ऑफ मोर देन 100 पीपल। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डार्ट मिशन ऑफ नासा, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर हमारे सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, डार्ट मिशन को समझने से पहले आप समझिए कि ये है एस्टेरॉयड डिडीम्योस, ये है एस्टेरॉयड डिडीम्योस। इस एस्टेरॉयड के अराउंड घूमता हुआ ये है डिमॉर्फोस, ये एस्टेरॉयड के अराउंड घूमता है, ठीक वैसे ही जैसे मून हमारे अर्थ के अराउंड घूमता है। तो एस्टेरॉयड के अराउंड घूमने वाली बॉडी को हम लोग कहते हैं मूनलेट। तो ये है डिडीम्योस, एक एस्टेरॉयड, उसके अराउंड ये मूनलेट डिमॉर्फोस घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अभी जो नासा का डार्ट मिशन है, इसका मेन गोल ये है कि ये डार्ट जो एक तरह का सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया गया है, छोटा सा सैटेलाइट है,
उसको लॉन्च किया गया है जो जा करके डिमॉर्फोस से टकराएगा और डिमॉर्फोस से टकरा करके इसके पाथ में थोड़ा सा डाइवर्जन ला देगा, लगभग 1% तक का डेविएशन ला देगा। ये टेस्टिंग पर्पस के लिए किया जा रहा है ये पूरा का पूरा मिशन। तो आई होप आपको बात समझ आ गई है। ये एक एस्टेरॉयड है, एस्टेरॉयड के अराउंड ये एक मूनलेट है। मून की भांति ही एस्टेरॉयड के अराउंड घूमने वाले सेलेस्टियल बॉडी को हम लोग मूनलेट कहते हैं। ये जो एक सैटेलाइट है जिसका नाम है डार्ट, ये जाकर के इस डिमॉर्फोस से टकराएगा और इसके डिमॉर्फोस के जो ट्रैजेक्टरी है उसको लगभग 1% तक डेविएट कर देगा। आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा है, वाई सच मिशन? तो ऐसा मिशन इसलिए किया जा रहा है ताकि फ्यूचर में, मान लीजिए ये तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड किया जा रहा है, टकरा करके थोड़ा बहुत डेविएशन लाया जाए। फ्यूचर में मान लीजिए कोई इस तरीके का एस्टेरॉयड या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी हमारे अर्थ की तरफ आ रहा हो जिसका अर्थ से कोलाइड करने का खतरा बन रहा हो, उस केस में अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे पास डेवलप्ड है तो हम फिर सैटेलाइट भेज करके उस एस्टेरॉयड से या मूनलेट से उस सैटेलाइट को टकरा करके उस एस्टेरॉयड या मूनलेट के ट्रैजेक्टरी को चेंज करा सकते हैं, जिससे हम अपने अर्थ को बचा सकते हैं। दैट इज़ द मेन गोल कि नियर अर्थ एस्टेरॉयड से फ्यूचर में हमारे हिट होने के प्रॉब्लम से बचाने के लिए हमने ये डार्ट, नासा ने ये डार्ट मिशन को टेस्ट किया है। तो मैंने कि जैसा आपको कहा कि दिस डार्ट मिशन विल नॉट ऑब्लिटरेट द मूनलेट, ये इसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं करेगा। इट विल जस्ट चेंज द डिमॉर्फोस स्पीड एंड ट्रैजेक्टरी बाय 1%। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लोक मंथन that has been started in Guwahati and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view। सबसे पहले समझते हैं आखिर लोक मंथन है क्या। तो देखिए, लोक मंथन एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे इंडिया से अलग अलग कोनों से आर्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिशियंस को बुलाया जाता है। वो इकट्ठा होकर फिर अलग अलग जो प्रॉब्लम्स हमारी समाज या हमारा देश फेस कर रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंज, वाटर स्कैरसिटी या कम्युनल डिसहार्मनी, ये जो अलग अलग जो प्रॉब्लम्स हमारा देश फेस कर रहा है, इन सारे प्रॉब्लम्स पे वो चर्चा करते हैं। ये है लोक मंथन। तो जैसे इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, नेशनल लेवल पे लोक मंथन होता है। तो ये लगभग 3 दिन का इवेंट है जिसमें अलग अलग सेमिनार डिस्कशंस होंगे। इंडिया के अंदर ये तीसरा इस तरह का सेशन हो रहा है और मज़े की बात यह है कि इस बार लोक मंथन गुवाहाटी में हो रहा है। इस कारण से मुझे लगता है कि APSC प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुवाहाटी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने 3rd एडिशन ऑफ लोक मंथन प्रोग्राम को इनिशिएट किया। द थीम ऑफ दिस ईयर्स लोक मंथन हर 2 साल में एक बार होता है। तो इस साल का जो थीम है लोक मंथन का वो है लोक परंपरा या लोक ट्रेडिशंस। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट राइनोस पॉपुलेशंस आउटसाइड असम। असम के अंदर तो राइनोस पॉपुलेशन है ही, कहाँ कहाँ हैं, कितने, वो तो हम जानते ही हैं। इंडिया के अंदर असम से बाहर कहाँ कहाँ पे राइनोज हैं वो उनके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। तो देखते हैं क्या करके। दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो असम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं राइनोज को लेकर के। पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन राइनोज की काजीरंगा नेशनल पार्क में है। पूरे दुनिया का आप देखिए नियरली 85% ऑफ द ग्लोबल इंडियन राइनो पॉपुलेशन इज इन असम। तो जो हमारा 1 हॉर्न राइनो है, पूरे दुनिया भर का 1 हॉर्न राइनो जितनी भी उनकी जनसंख्या उसकी 85% तो असम में है और उसका 70% तो अकेले काजीरंगा में है। दैट मीन्स पूरे दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पे राइनोज की जनसंख्या है 1 हॉर्न राइनो की तो वो है काजीरंगा। पूरे दुनिया में जितने 1 हॉर्न राइनोज हैं उसका लगभग 85% असम में है और उसका 70% राइनोज तो सिर्फ और सिर्फ काजीरंगा में है। तो इसका मतलब यह है कि काजीरंगा इज हैविंग हाईएस्ट नंबर्स ऑफ राइनो पॉपुलेशन। बट अगर डेंसिटी वाइज बात की जाए, यानी कि राइनोज, नंबर ऑफ राइनोज पर यूनिट एरिया, तो डेंसिटी वाइज बात की जाए तो पॉबीतोरा इज हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ राइनोज, इवन हाइयर देन दैट ऑफ काजीरंगा। तो ये तो बात हो गई अबाउट राइनोज इन असम। मेन कुछ हाईलाइट पॉइंट्स देख लिए हमने। काजीरंगा में सबसे ज़्यादा राइनोज, पॉबीतोरा में सबसे ज़्यादा डेंसिटी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। देखिए, असम से बाहर राइनोज की पॉपुलेशन को डेवलप करने की कोशिश की गई। लगभग 30 साल पहले, 3 डिकेड पहले, उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में राइनोज को, कुछ यंग राइनोज को ट्रांसलोकेट किया गया। कुछ राइनोज तो स्टार्टिंग में
ही मर गए, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सम राइनोज सर्वाइव्ड एंड दिस इज हाउ द राइनोज पॉपुलेशन प्रॉस्पर्ड इन दुधवा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व ऑफ उत्तर प्रदेश. और अब ये जो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस था दैट हैज़ बिकम क्वाइट सक्सेसफुल. एंड अब आप देखिए तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में देयर आर 42 वन हॉर्न राइनो. तो असम के बाहर एक जगह जहाँ पे राइनोज मिलते हैं वो हो गए दुधवा नेशनल पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश. उसके अलावा दो जगह और हैं, दो और नेशनल पार्क हैं जहाँ पे राइनोज मिलते हैं आउटसाइड असम, और वो दो नेशनल पार्क हैं जल्दापारा एंड गोरुमारा नेशनल पार्क्स इन वेस्ट बंगाल which are the only rhino bearing areas in the country outside Assam. तो ये सब फैक्ट्स याद रखिएगा फ्रॉम पीटी परस्पेक्टिव. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी. No, actually this question has been given on the basis of this particular topic. Please attempt this question and you can submit the answer in the comment section. कल जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. All rhinos in the world except Indian rhinos have 2 horns. This is wrong. And all rhinos in the world are critically endangered. This is also wrong. So both statements are wrong. So this Darshan scheme, it is a central sector scheme. So first statement is wrong, but second statement is right. Supreme Court live telecast court proceeding is part of our fundamental rights. So correct answer is option B. That's all from our side for today. Thanks for watching.